नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। रमन सिंह प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार। 3 बार के मुखिया रहे डॉक्टर रमन फिर रेस में शामिल। भाजपा की जीत के बाद चौर वाले बाबा के नाम पर तेज हुआ मंथन। इंडिया टाउन न्यूज में देखिए रमन सिंह के अनछुए पहलू। बेबाक टीएस बाबा का एक्सक्लूसिव कबूलनामा, अपने ऊपर ली हार की जिम्मेदारी। दिल्ली के बजाय प्रदेश में ही करेंगे राजनीति। कांग्रेस की हार के बाद भाजपा को दी बधाई। रमन या रेणुका मुख्यमंत्री के पहली पसंद। सूबे के सीएम ने दिया जनता को जीत का श्रेय। कहा बहनों का प्यार, भांजे भांजियों के दुलार से भाजपा की बम्पर जीत। शिवराज ने फिर दी जबान, जान देकर भी नहीं टूटने देंगे जनता का भरोसा। ये विकास की विजय है। प्रदेश की प्रतिभाओं का बड़ा कमाल, कराटे में जीता गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। नोएडा से जीतने के बाद अब बांग्लादेश का टिकट। 28 दिसंबर से होनी है इंटरनेशनल चैंपियनशिप। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जलवा एक बार फिर देखने को मिला है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन को 45,084 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। सियासी पिच पर वैसे तो रमन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना जानते हो। तो आइए आज हम आपको उन्हीं से जुड़े अनछुए पहलुओं के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जलवा एक बार फिर देखने को मिला है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन को 45,084 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। सियासी पिच पर वैसे तो रमन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना जानते हो। तो आइए आज हम आपको उन्हीं से जुड़े अनछुए पहलुओं के बारे में करते थे। साल 1976 और 77 में उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। साल 1983-84 में उन्होंने कवर्धा नगर पालिका में भाग्य आजमाया और शितला वार्ड से पार्षद चुने गए। पार्षद बनने के बाद से जो सफर शुरू हुआ वह मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा। 1990 से 1993 में वो अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए विधायक का चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा भवन पहुंचे। राजनांदगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा।
नाम से भी मशहूर हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद और अन्य समस्याओं से जूझ रहे प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। रमन सिंह ने सलवा जुडुम अभियान के तहत नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी डॉक्टर रमन सिंह के काम की तारीफ की। विशेष रूप से उन्होंने वित्तीय प्रबंधन के जो काम किए थे उसकी काफी तारीफ हुई। देश दुनिया ने माना कि छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के बिगड़ते हालात को रमन सिंह ने बखूबी संभाला। 2014 में रमन सिंह के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ को अलग अलग भाषाओं में पर्यटन साहित्य के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी मिला। इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल में ही निःशक्त के सशक्तिकरण के लिए 2017 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। छत्तीसगढ़ चुनाव 2018 में कांग्रेस की आंधी में रमन सिंह की सरकार धराशायी हो गई। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से केवल 15 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक चुने गए। वहीं कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस से मिली हार के बाद रमन सिंह संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। इसी बीच उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम का चेहरा कौन होगा। कहा जा रहा है कि इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद रमन सिंह सीएम की रेस में सबसे आगे ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। रमन सिंह या रेणुका सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ऐसा टीएस बाबा चाहते हैं। कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बार डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है, जिन्होंने इस परिणाम को अप्रत्याशित बताया है। कांग्रेस को सरगुजा में एक भी सीट न मिलने को भी उन्होंने अप्रत्याशित बताते हुए भाजपा को जीत की बधाई दी। वहीं उन्होंने आगे फिर चुनाव लड़ने की बात कही। सरगुजा जिले में कांग्रेस पार्टी सभी 14 सीटें हार गई, जिसे लेकर भूपेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने टिप्पणी करते हुए इस परिणाम को अकल्पनीय और अप्रत्याशित बताया। वहीं खुद की हार पर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मुझ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए जनता ने मुझे नहीं चुना। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि आने वाले समय में वे अपनी कमी को दूर करेंगे। साथ ही करारी हार के लिए उन्होंने खुद को जिम्मेदार भी माना। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार पर उन्होंने कहा, आपने ठीक से खेला नहीं, इसलिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जवाबदारी खुद को लेनी होगी। मेरे में कोई ना कोई ऐसी बात है या रही होगी जिस कारण से लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, इस चुनाव में नहीं अपनाया। और मैं जनमत का संपूर्ण आदर करते हुए उसे स्वीकार करता हूं और प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे से कमियां रह गई हों, गलतियां हुई होंगी, मैं उनको दूर करने के लिए आने वाले समय में हर संभव प्रयास करता रहूँगा। जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं इस हार के ऊपर? मेरी। मैं हारा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी मेरी। प्रदेश में दूसरे के ऊपर बात कभी नहीं रखनी चाहिए। जब आदमी खेलने जाता है वो विकेट खराब है, बॉल ऐसी हो गई, ये बात नहीं होना। खेलना आपको है, आप आउट हो गए तो उसको स्वीकारिए कि अगले बार जो गलती हुई उसको नहीं दोहराएंगे। चुनाव से पहले आपने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वो निर्णय पे आप कायम रहेंगे या फिर कुछ और? मैंने उस बात को, इस चीज़ को ध्यान में रख के कहा था कि चुनाव जीतूंगा और उसके बाद मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सौंप देता, पार्टी में बना रहता और नई पीढ़ी को फिर सामने आना चाहिए। लेकिन हार के मैदान मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हारा हूँ तो 5 साल पूरा प्रयास करूँगा, क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, उनके लिए जो भी पहल कर सकता हूँ, जैसा वो चाहेंगे मैं करता रहूँगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो क्या माना जाए, एक बार
किसी जनरल सीट से आप संसदीय लड़ने का पसंद करेंगे या नहीं, फिर? मैं विधानसभा में ही रहना चाहता हूँ। टीएस बाबा ने खुद को लोकसभा से दूर रखते हुए फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की ही बात कही। दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा से रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बताया। अरुण साव के नाम पर उन्होंने कहा कि वे आरएसएस की पहली पसंद हैं। इसके साथ ही विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह का भी नाम उन्होंने सीएम की रेस में होना बताया। है उनकी बात, जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं, और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो 2 नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का पल्ला भारी। राजनीति को हटा दें, अगर आप नागरिक के तौर पर आप बात करेंगे तो आपकी क्या पसंद रहेगी? रमन सिंह या रेणुका सिंह? बाबा, कोई बड़ा फैक्टर जो चुनाव के में इतना बड़ा अंतर? इसमें जो विश्लेषण मैं अभी देख रहा हूँ, कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं और भाजपा का वोट शेयर 14% बढ़ गया। ये पिछले 10, 12, 15 चुनाव में मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा अंतर। तो कांग्रेस ने कुछ बहुत गलत नहीं किया, लेकिन भाजपा ने कुछ अच्छा कर दिया। वो देखना पड़ेगा कि क्या वो कर गए जो हम नहीं कर पाए। हमने जो किया, हमको पब्लिक ने स्थिर रखा, वोट शेयर हमारा 42-43% पे कायम है, लेकिन भाजपा 32 से 46 पहुँच गई। 14% वोट शेयर 5 साल के अंदर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। निजी राय देते हुए डॉक्टर रमन सिंह और रेणुका सिंह को टीएस बाबा ने अपनी पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर माना। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा हमसे कुछ अच्छा कर गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह विजय भारतीय जनता पार्टी की है। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए उस विकास की विजय है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत से शिवराज सिंह चौहान काफी खुश हैं। उनकी खुशी की वजह इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में भाजपा ने बिना किसी सीएम चेहरे के यहां चुनाव लड़ा था और पार्टी की ओर से किए जा रहे प्रचार से उनका चेहरा गायब था। यहां बैनर पोस्टर पर मोदी और शाह ही नजर आ रहे थे। इस जीत पर शिवराज ने कहा कि यह विजय समाज के हर वर्ग के लिए जो कल्याण के काम किए गए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम, माता और बहनों के सशक्तिकरण का अभियान जो चला, इसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना। यह उन कामों की जीत है। यह विजय गरीबों की विजय है, किसानों की विजय है, नौजवानों की विजय है, माता बहनों की विजय है, भांजे भांजियों की विजय है। अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए उस विकास की विजय है। ये विजय समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं,
गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। ये अटल विश्वास है मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ये उन कार्यकर्ताओं की विजय है। ये विजय गरीबों की विजय, किसानों की विजय, नौजवानों की विजय, माताओं बहनों की विजय, भांजे भांजियों की विजय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे अचूक रणनीतिकार श्रीमान अमित शाह जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। उनकी रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी का परिश्रम और योजना और परिवार के मुखिया की तरह आदरणीय शिव प्रकाश जी का प्यार और मार्गदर्शन, अश्विनी वैष्णव जी का स्नेहपूर्ण समर्थन और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे सारे नेता, हम सब मिलकर चुनाव लड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को परिवार बताते हुए कहा कि जनता और खासकर बहनों से इतना प्यार मिला कि बहनें खुद भाजपा की जीत को लेकर भावुक हो जाती हैं। वहीं भांजे भांजियों ने भी अपने मामा को भरपूर स्नेह दिया है। अगर सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। पूरा मध्य प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के, अपना समझ के, क्योंकि नेता और जनता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया, उन्होंने अद्भुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूं मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था। वो स्नेह से आशीर्वाद देती थी और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी भैया अपन ही जीतेंगे, मेरी बहनों अपन जीत गए। भांजे भांजियों का ऐसा प्रेम मिलता था, मामा मामा कह के पुकारते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। ये उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है। मैं प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के भाई और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कई बार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूं, क्योंकि सब तो अपने हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद। उन्होंने विश्वास बना के रखा भारतीय जनता पार्टी पर और हमारा संकल्प है कि जान भले चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जो प्रदेश के विकास का रोड मैप हमने बनाया है, हम उस पर चलकर प्रदेश को विकसित भी करेंगे, समृद्ध भी बनाएंगे और जो जो वचन दिए हैं वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, एक एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि
ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी है। हम उसको हर हालत में पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, किन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूं। मैं तो विनम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम करता हूं, इस संकल्प के साथ कि जिएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। भाजपा की इस बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जान भी चली जाए तो हम जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। इसके चलते मंगलवार सुबह से ही बदली छाई हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। केसीजी जिले के भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। चक्रवाती तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आसमान में बदली और धुंध के साथ आगामी 7 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना बन रही है। इसके बाद पूरे सप्ताह भर मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर किसान व सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। यदि बारिश निरंतर जारी रहती है तो धान की फसल सहित सब्जी और दलहनी फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। बहुत ज़्यादा नुकसान है, मतलब जमीन के ओस और ऊपर की दोनों हाँ हो की संभावना ज़्यादा खराब। का उपाय है जैसा लाए नहीं खार में पड़े थे भाई, खेत खलियान में जाती सोकर बात अलग भी बस जैसा कलातीस गंजातीस। तब बदले मौसम के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा। बुजुर्गों और बच्चों को सर्द हवाओं से इस बारिश से सर्दी खांसी की दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस मौसम में सेहत का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और अब सत्ता परिवर्तन के बाद मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और साइक्लोन का असर जो गंभीर चक्रवात के रूप में बदल चुका है, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की अंदरूनी और बाहरी इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है। परंतु छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ी है और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है खेतों में पड़े हुए धान को लेकर और सोसाइटियों में रखे धान को लेकर। इस बारिश से भीगने की आशंका बलवती होती जा रही है, नुकसान की भी आशंका बढ़ी है। जहां तक इस मौसम में ठंड, बारिश के साथ जो ठंड बढ़ी है, लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। यहाँ तक जैसी जानकारी है कि 5-6 तारीख तक या कुछ दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जांजगीर चांपा जिला के गरीब बच्चों ने नेशनल कराटे में जलवा दिखाया है और जिले में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल लाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। अब ये खिलाड़ी 28 दिसंबर को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। जिले से 2 महिला 2 पुरुष खिलाड़ी का इंटरनेशनल गेम में चयन हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर कार्यालय में मेडल लगाकर अपनी उपलब्धियों को जिला प्रशासन को अवगत कराने पहुंचे इन खिलाड़ियों में अधिकांश खिलाड़ी नेशनल कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले गौरव हैं। इसके साथ ही महिला वर्ग में 2 और पुरुष वर्ग में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर इंटरनेशनल गेम में चयनित खिलाड़ी भी शामिल रहे। कलेक्टर और एसपी ने सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए बधाई दी और इंटरनेशनल गेम में आने जाने के लिए आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। नोएडा, दिल्ली जो 7 रॉयल चैलेंजर्स कंपटीशन, कराटे कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैं यूपी को हराकर प्रथम स्थान किया और जिसमें गोल्ड मेडल मेरे को प्राप्त हुआ और मैं अपने सर को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नेशनल खेलने गई रही दिल्ली, जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल लगा है। मैं शादी से पहले कराटे पे जुड़ी थी, पर शादी के बाद 8 साल बाद मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे करते जाऊंगी, बढ़ते जाऊंगी और मेडल लाते जाऊंगी।
अपने संस्था का नाम बढ़ाऊंगी। अभी हम लोग नोएडा गए थे दिल्ली कराटे एसोसिएशन ऑफ जांजगीर चांपा से, जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन बांग्लादेश में हुआ है इंटरनेशनल के लिए। सर हमारे जो कोच है वो हमें निःशुल्क सिखाते हैं, सिर्फ सिखाते निःशुल्क है, लेकिन हमें आने जाने का खर्च लगता है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। अगर शासन प्रशासन से हमें कुछ मदद मिल जाता है तो हम इंटरनेशनल जाकर फ्री माइंड से गेम खेलेंगे और भारत को जितना गोल्ड मेडल हम लोग छत्तीसगढ़ में लाए हैं उससे कई ज़्यादा हम इंटरनेशनल लेवल में भारत के लिए ला सकते हैं। बस हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस कारण हम लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं। दिल्ली के नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित रॉयल चैलेंज कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कराटे एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने फाइट और काता में भारत के लगभग 13 राज्यों की टीमों को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया है। काता में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता और फाइट में सभी खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का परचम लहरा दिया है। 22 तारीख को यहाँ से दिल्ली गए थे, यहाँ से 22 बच्चे यहाँ से गए थे हमारे यहाँ से जांजगीर चांपा जिले से, जिसमें इन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल लगाया पूरे भारत में। 4 गोल्ड मेडल हैं, उसमें 2 लड़कियाँ गोल्ड मेडल हैं और 2 बॉयज़ गोल्ड मेडल हैं, और उसमें कुछ ब्रॉन्ज मेडल हैं, कुछ सिल्वर मेडल हैं। और जिनका गोल्ड लगा है और जो बच्चे का प्रतिभा बहुत अच्छा है उनका सिलेक्शन अभी इंटरनेशनल नोएडा के लिए हुआ है। ये कार्यक्रम 26 तारीख को नोएडा के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 13 स्टेट को हराते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए विनर कप जीता है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है जीतकर। इस तरह से ये आयोजन हुआ है। जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और संसाधनों की कमी, परिवार की माली हालत अनुकूल नहीं होने के बाद भी देश का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। खिलाड़ियों ने कहा, अगर शासन प्रशासन इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दे तो निश्चित ही प्रदेश और जिले के नाम इंटरनेशनल मेडल में भी होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद जीत कर आए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने राजधानी रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। पत्थलगांव भाजपा सांसद वर्तमान नवनिर्वाचित आदिवासी विधायक गोमती साय ने कांग्रेस के 8 बार के विधायक मंत्री रहे रामपुकार सिंह को कांटे की टक्कर दी। मतगणना की काउंटिंग के दौरान कभी आगे कभी पीछे की रोमांचक स्थिति देखने को मिली। फाइनल राउंड में भाजपा ने गोमती साय ने 255 वोट के अंतर से जीत दर्ज किया। जीत के बाद इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने एक्सक्लूसिव चर्चा की। पत्थलगांव के सांसद और वर्तमान विधायक जो नए जीत के आए हैं, तो हम बात करते हैं गोमती साह, जो लगातार 8 बार विधायक रह चुके, उसको मात दे के यहाँ हैं। आप देखें यहाँ पे भाजपा कार्यालय पहुँचे हुए हैं। जीत की बड़ी दावा आप सरकार लाए हैं, तो कैसे देखते हैं आप जीत को, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जीत जो है बिल्कुल वर्तमान में जो सरकार में थे उनका नाराज़गी का ये प्रतिफल है और भारतीय जनता पार्टी पे अटूट विश्वास का प्रतिफल है। जो आज हम लोग तो चुनाव नहीं मानते हैं, इसको सैलाब मानते हैं, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक लहर जो उठा, और जनता के मन में 15 साल तो विश्वास था ही, बीच में सत्ता परिवर्तन करने का मन भले ही बना लिए होंगे, लेकिन अब पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता के मन में, जो आज इसका परिणाम साक्षात रूप से हम लोगों को देखने के लिए मिला। लगातार आप लोगों के बीच में सक्रियता रही हैं, सांसद भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्या लोकल हैं, उसको लेकर के जो दिक्कतें होती थी उसको फेस करने के लिए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली जो है 15 साल में आप लोग देख चुके हैं, और कांग्रेस की 5 साल की कार्यशैली आप उसको भी देख चुके हैं, और जनता ने इसको जनता समझदार है, बखूबी इसका अनुमान लगाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज़्यादा विश्वास लगा, इसलिए आज सत्ता का परिवर्तन किए, और निश्चित है भारतीय जनता पार्टी कभी अनदेखा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के प्रति बड़ा सजग रहती है। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है जो आने वाले जो दिनों में जो सरकार आपकी बनती है, तो ऐसा कोई आदिवासी प्रमुख चेहरा आप मंत्रिमंडल के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, वो हमारा काम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते
जो भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करती है उसका पालन हम करते हैं। देखने को आ रहा था कि कांग्रेस जो है 75 पार का नारा दे रहे थे, तो ऐसे में जब शुरुआती दौर पे देखा जाता है, जब रिजल्ट आ रहा था तो परिणाम तो बढ़त दे रही थी कांग्रेस। तो ऐसे में जब स्थिति एकाएक जब सेकंड टाइम जब आई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होने लगी है। तो कैसे देखते हैं उसको? भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त की वजह से मुख्य शेष मूलभूत सुविधा और लोकल स्थानीय मुद्दे क्या थे? देखिए, बहुत सारे समस्या थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में। यहाँ मतलब जितना क्राइम था, यहाँ हत्या होता था, यहाँ बलात्कार जैसे कांड होता था, यहाँ माफिया होता था, यहाँ जितने प्रकार की तमाम तरह की दुष्कर्म जो यहाँ होता था, आज उसको देख करके छत्तीसगढ़ की जनता का मन में तो पहले से ही था, लेकिन समय का इंतज़ार कर रहे थे। समय आने पर तो बिल्कुल उसका जवाब मिल ही गया लोगों को। एक आखिरी और मुख्य सवाल, आप देखा है कि लगातार जो भाजपा ने मुद्दा उठाया है शराबबंदी का, तो अब आपकी सरकार बनने वाली है, तो सरकार बनने के बाद क्या जो मुख्य मुद्दा होता है शराबबंदी को, उसको लेकर के क्या शराबबंदी पूर्णतः रूप से बंद करा पाएंगे? देखिए, ये कुछ काम जो है सरकार बनने के बाद छोड़ा जाए। अभी पहले नहीं बताते हैं कि भाई सरकार बनेगा, उसके बाद निर्णय करेंगे कि क्या करना है जनता के लिए और प्रदेश के लिए क्या सही रहेगा वो करेंगे। जनता को लेकर के कुछ संदेश क्या देना चाहते हैं कि जो क्षेत्र की जनता आपने इस विश्वास जताया है, तो उस विश्वास को कैसे आप अमल करेंगे? देखिए, जो जनता जो विश्वास किया है और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार बनाया है तो विश्वास किया है, और जो विश्वास जनता ने किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना 100% मतलब अपना काम करने में विश्वास रखती है। थैंक यू। ये थे हमारे बीच पत्थलगांव सांसद गुमती साव, जो अब वर्तमान विधायक है, तो लगातार 8 बार जो विधायक रह चुके कांग्रेस को, उसको पराजित करके अब विजयी हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो क्षेत्र में जो लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी की गारंटी को लेकर के जो आशीर्वाद दिए हैं, उसको अब जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, घोषणा को 100% पालन करने का उन्होंने बात कही है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, जयपुर, छत्तीसगढ़। 61 साल की उम्र में इश्क फरमाना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। बुजुर्ग का अफेयर अब पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि उसने पति को रंगे हाथों अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा और बेटे के साथ मिलकर ऐसी धुनाई कर दी कि पति के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पति पत्नी और वो की घटना उज्जैन जिले के पनवासा की है। पनवासा थाना क्षेत्र के रहने वाले 61 वर्षीय नंद किशोर की पत्नी और बेटे ने पीट कर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि नंद किशोर का एक अन्य महिला से अफेयर चल रहा था। इसी बात की शंका पत्नी को कई दिनों से थी। बीती रात को जब नंद किशोर घर से निकला तो पत्नी ने उसका पीछा किया और रंगे हाथों अन्य महिला के साथ उसे पकड़ लिया। बाद में महिला ने अपने बेटे को भी फोन करके घटनास्थल पर बुला लिया और जमकर नंद किशोर की पिटाई कर दी। घटना में नंद किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भी वही लोग लेकर गए, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान नंद किशोर की मौत हो गई। मामले में पनवासा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दिए। वहीं आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। पनवासा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें रात्रि में ये आया है कि उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी पत्नी और एक उनके बेटे द्वारा। तो अस्पताल में एडमिट किया गया था। रात में उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस थाना पनवासा में मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। मौत हुई है 61 साल की। पति की बेवफाई के बाद आवेश में आकर बेटे के साथ मिलकर बेरहम पिटाई आवेश का नतीजा हो सकती है, लेकिन कानून की मदद से इसका दूसरा हल भी निकाला जा सकता है, जिससे पत्नी और बेटे को सलाखों के पीछे जाने की नौबत न आती। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। सोमवार शाम को कालीघाट के समीप हुई स्कूल बस दुर्घटना के मामले में जिला प्रशासन द्वारा त्वरित एक्शन लिया गया और सभी बच्चों को तथा शिक्षकों और स्टाफ को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। धमतरी जिले के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल से मैनपाट पिकनिक मनाने आए बच्चों की बस देर शाम दरिमा क्षेत्र अंतर्गत कालीघाट मोड़ में अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। मोड़ में वाहन की रफ्तार धीमी होने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अनियंत्रित वाहन मोड़ से नीचे उतरकर पेड़ से टकराकर रुक गया,
जिससे घटना में कुछ बच्चों को चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश पर आपात सहायता हेतु तत्काल संबंधित एसडीएम, पुलिस एवं हेल्थ टीम मौके पर पहुंची और बच्चों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी गई। घायल बच्चों को डायल 112 एवं एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। स्वयं कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी बच्चों से मिलने जिला चिकित्सालय पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 बसों में लगभग 111 लोग थे, जिनमें से 85 बच्चे तथा शिक्षक एवं अन्य स्टाफ शामिल है। इनमें से केवल एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घटना में 3 बच्चियों को पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिनका समुचित इलाज चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जा रहा है। ड्राइवर को चोट आई है, उनका भी इलाज जारी है। जिन बच्चों को सामान्य चोट आई थी उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई है। सभी बच्चों की हालात सामान्य है। दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। जी, ये धमतरी के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल से 3 बसों में बच्चे सवार होके मेन पार्ट में पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें एक बस में बच्चियां थी 43, उनके टीचर्स थे और इसके अलावा ड्राइवर था और बाकी बसों में बॉयज़ थे। तो जो बच्चियों वाली बस थी ये काली घाट पे आते वक्त जो दरीमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे ये टर्न पे ये बस जो है आगे बढ़ गई, मुड़ नहीं पाई और सीधे नीचे खाई की ओर उतर गई। जो जाके सीधे नीचे पेड़ था उससे टकराई, वहाँ पे रुक गई। तो एक बहुत बड़ी घटना इससे रुक गई और तुरंत इसकी सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। थाना बल, एडिशनल साहब, डीएसपी साहब तुरंत मौके पर रेस्क्यू किया। तुरंत मेडिकल की टीमें वहाँ आई और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के तहत एसडीएम साहब और अन्य जो प्रशासनिक अमला था वहाँ पहुँच गया। सभी लोगों ने मिलकर बच्चों को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लाया गया। सभी बच्चों का समुचित इलाज यहाँ चल रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है एक्सीडेंटल केस की। साथ ही साथ इसमें ये जांच की जा रही है कि ड्राइवर की गलती है या मैकेनिकल फेलियर हुआ है गाड़ी में। इसके लिए मैकेनिकल इंस्पेक्शन गाड़ी का कल कराया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यदि इसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन में गाड़ी में फिटनेस में कमी पाई जाती है तो गाड़ी मालिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि ये ड्राइवर की भूल पाई जाती है, यदि गाड़ी में खराबी नहीं निकलेगी तो उसको ड्राइवर की भूल के तहत देखा जाएगा। बच्चों के बयान इसमें एक बार इलाज होने के बाद कल सही हालतों में बच्चों के बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि मौके पे वही चश्मदीद गवाह हैं। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि इसमें ड्राइवर की गलती है या मालिक के द्वारा गाड़ी का ठीक से रखरखाव ना करने की वजह से ये घटना कारित हुई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क करके उस मोड़ का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा कि कहीं वो ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, इंजीनियरिंग का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यदि उस तरह का कोई होगा तो उसका रेमेडियल एफर्ट लिया जाएगा ताकि आगे से इस तरह की कोई भी घटना हो उसको रोका जा सके। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चियों से उनका हालचाल जाना एवं ड्यूटी में कर्तव्यस्थ डॉक्टरों की टीम को बच्चों का समुचित इलाज करने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। वाहन दुर्घटना के संबंध में एसपी द्वारा तत्काल मामले की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बच्चों और स्टाफ के ठहरने के लिए सरगुजा सदन में आवश्यक तैयारी की गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने पिपरिया पुल के नीचे मिली युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मामले का खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पन्ना पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी ने अंधे हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पहाड़ुवारी निवासी राजेश लोध की लाश पिपरिया पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मृतक का गांव की एक महिला के घर आना जाना था, जिस आधार पर पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि मृतक जबरन महिला के घर आता जाता था, जिसको लेकर महिला के पति और भाइयों से विवाद भी हुआ और सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामला यह है कि 16 नवंबर को हमारे पास एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी जिसका नाम राजेश है, सलेहा थाने अंतर्गत। और 16 तारीख के बाद 20 तारीख को जो है हमको एक लाश मिली पिपरिया पुल के अंतर्गत के नीचे जो नदी के ऊपर तैर रही थी। शिनाख्ती करने पर पता चला कि ये उसी व्यक्ति का है जो गुमशुदा है। तो इस पे पहले मर्ग कायम किया गया और संदिग्धता पाने पर इस पर 302 जो कि मर्डर का मुकदमा होता है वो कायम किया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें पहले पता लगा कि ये जो व्यक्ति है ये इसका किसी एक महिला है उसके घर आना जाना था, जिससे कि
उसके महिला के घर वालों को आपत्ति थी। जब पुलिस वहाँ पे गई तो महिला उसके पति नहीं मिले और उसका भाई और किंतु 2 और संदिग्ध मिले। उनको पुलिस ने लेकर पूछताछ किया तो पूछताछ में समझ में आया कि ये जो भाई है और ये जो 2 लड़के हैं, इन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का पहले कोई परिचय था इस महिला के साथ, किंतु महिला की शादी होने के बाद महिला उससे संबंध नहीं रखना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे आता जाता था जिससे आपत्ति थी और उसने अपने पति के साथ और भाई के 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसको मारने का जो है षड्यंत्र बनाया और इसी के चलते इन्होंने एक दिन इसको बुलाया वहाँ पे और मारपीट करी और उसके बाद इसका जो है रस्सी से गला घोंटकर इसको मार दिया गया और उसके बाद इसकी लाश को जो है वो पानी में फेंक दिया गया पुल के नीचे। एसपी ने बताया कि घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल, मृतक के कपड़े, घटना में प्रयुक्त रस्सी, स्टील का कड़ा भी जब्त किया है। पन्ना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।